देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार जयकृष्ण सर हैं और जयकृष्ण सर से ये समझने की कोशिश होगी कि नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद क्या क्या बदल गया है। और जो सबसे बड़ा बदलाव दिख रहा है, चिराग कैंप में सन्नाटा, खामोशी, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और पशुपति पारस की कमजोर पड़ती सियासी जमीन क्या मजबूत हो गई है नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद। सर, सबसे पहला सवाल है, आप भी महसूस कर रहे होंगे, जो मेरा ख्याल है, चिराग पासवान की सक्रियता पर असर पड़ा है नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद, और उस खेमे में सन्नाटा है। ये तूफान के पहले की खामोशी है या फिर बड़ा झटका लगा है चिराग पासवान को नीतीश कुमार के आने के बाद? देखिए, इस बात में कोई दो मत नहीं है कि एनडीए में जब से नीतीश कुमार आए हैं तो चिराग पासवान और उनकी पार्टी की गतिविधि जो है वो पहले की तुलना में कम हुई। अब कम होने की वजह क्या है ये जनता भी जानती। अब रही बात की जो फर्क आ गया है और जिस तरीके से नीतीश कुमार को भाजपा की ओर से खास तौर पे अहमियत दी जा रही है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान को लगेगा कि भाई हम जिनको टारगेट करके राजनीति कर रहे थे, अगर उनको वहां पर जो सबसे प्रभावशाली पार्टी है बीजेपी वो तरजीह दे रही है तो हमारा क्या होगा। और एक दिलचस्प बात यह है कि जितनी ही सक्रियता पहले चिराग पासवान और उनकी पार्टी में देखी जाती थी, उतनी ही खामोशी, मायूसी या शिथिलता जो है उनके चाचा की पार्टी में दिख रही थी। लेकिन अभी तस्वीर उलट गई है। अभी आप देखिए तो पिछले दिनों राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की पटना में ही हुई और काफी गहमागहमी थी और बहुत ऊर्जान्वित होकर के इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दोबारा चुने गए हैं, फिर से चुने गए, माफ कीजिएगा, पशुपत पारस जी, उन्होंने खुल करके अपनी बात रखी कि मेरा टारगेट है कि लोकसभा चुनाव में बिहार से 40 सीट जीते। हमको क्या सीट मिल रहा नहीं मिल रहा ये मेरी प्रायोरिटी नहीं, मेरी प्रायोरिटी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से केंद्र में बने, वो हैट्रिक लगाए। इसके लिए हमारे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता काम कर रहा है। लेकिन वो हाजीपुर के मामले पर जिस मजबूती के साथ बोले कि ये कोई अब फैक्टर ही नहीं, ये तो क्लियर कट है कि मेरी पार्टी को वो सीट मिलेगी, मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा, मैं वहां से चुनाव जीतूंगा। और उनकी बातों को ही आगे बढ़ाते हुए ऐसी सहमति जो है इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो उनके भतीजे हैं, प्रिंस पासवान सांसद हैं, उन्होंने भी रखी। तो ये बात तो है कि ये लोग ऊर्जान्वित हैं, उम्मीद इनकी जवां है कि भाई हमारे हिस्से जो है वो सीटें आएंगी। और जो सांसद अभी वर्तमान में है, तो एक सांसद को छोड़ दीजिए, संभवतः वीणा देवी, तो तमाम सांसद भी उस मीटिंग में थे, सब लोग थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, चूंकि चिराग पासवान बीजेपी की जरूरत है, तो 2 सीटें माफ कीजिएगा, 4 सीटें चिराग पासवान को, 1 सीट पशुपति पारस को, या 2 सीट पशुपति पारस को, ऐसा फॉर्मूला कोई होता हुआ दिख रहा है क्या? मुझे नहीं लगता है। इसलिए नहीं लगता है कि आप आंकड़ा सामने देखिए। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जब जदयू आ गई है बीजेपी के साथ, तो आपको लगता है कि पिछली बार जो है 17 सीटें जदयू को मिली थी, क्या वो 7 सीट पर चुनाव लड़ेगी? नीतीश कुमार की अहमियत बिहार की राजनीति में आज भी है और इस अहमियत को एक तरह से कंफर्म किया राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कि भाई नीतीश जी हमारे तरफ आ जाए तो उनका स्वागत है। उनके बेटे ने कहा कि हम उनके साथ चुनाव लड़ेंगे। तो मान लीजिए वो अपने राजनीतिक मिशन के तहत इस तरह की बात किए हो, लेकिन ये नीतीश कुमार का काम हो गया कि एक तरह से ये मैसेज बीजेपी के कैंप में चला गया कि अगर तुम नीतीश कुमार को महत्व नहीं दोगे तो नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन में आएंगे और उसी सम्मान के साथ उनको हम लोग लेके चलेंगे। तो वैसी स्थिति में अब बीजेपी नीतीश कुमार को इग्नोर करने की स्थिति में नहीं है, घुटनों पर लाने की स्थिति में नहीं, चूंकि उसको भी डर सता रहा है कि जिस मकसद से आप नीतीश कुमार को अपने कैंप में लाए, अगर नीतीश फिर से छिटक गए तो बिहार में महागठबंधन की वोट ताकत उसके मिशन 40 को प्रभावित कर देगी। इसलिए नीतीश कुमार को तो भाजपा नाराज करने नहीं जा रही है। तो अब आप ही बताइए कि अगर हम उसमें 1-2 सीट कम भी कर दें तो बीजेपी तो 10 सीट पर नहीं लड़ेगी, तो 32-34 सीटें जो है इन दो दलों के बीच बढ़ जाएंगी। तो 6 सीटों में अगर आपके हिसाब से चिराग पासवान को 4+1 या 3+1 दिया जाए, तो क्या जीतन राम मांझी को आप इग्नोर कीजिएगा? क्या पशुपत पारस को आप इग्नोर कीजिएगा? क्या उपेंद्र कुशवाहा को आप इग्नोर कीजिएगा? मुश्किल है। ठीक है, आगे के लिए आश्वासन मिल सकता है कि अगले साल विधानसभा चुनाव हो रहा है, उसमें हम आपको सीट दे देंगे, हम विधान परिषद में आपको कुछ सीट दे देंगे। चाचा पशुपति पारस और चिराग पासवान को बराबर बराबर सीटें या कम ज्यादा सीटें? नहीं, यहाँ पर बराबर वाली बात भी नहीं है, क्योंकि ये बात है कि बहुत अधिक भी बीजेपी जो है रस्सी को टाइट करना नहीं चाहती कि उसको ये पता है कि ठीक है जो भी चिराग पासवान के हाथ में वोट है, अगर चिराग पासवान छिटक गए तो बीजेपी को नुकसान होगा।
और पशुपत पारस को भी बीजेपी नाराज करना नहीं चाहती है कि चूंकि बुरे वक्त में पशुपत पारस ने साथ दिया और नीतीश अब उनकी ढाल बनकर खड़े हैं। ढाल बनकर खड़े हैं। दूसरी चीज है कि भाई जब पार्टी में विभाजन हुआ तो उसके बाद से लगातार आप देख लीजिए तो पशुपत पारस और उनकी पार्टी जो है मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार और भाजपा के साथ खड़ी रही और आज भी। लेकिन उस पूरे पीरियड में आप देख लीजिए तो बीच में कुछ पोर्शन ऐसा भी आया जहां पर चिराग पासवान की प्रतिबद्धता और समर्थन जो है वो डोलता हुआ नजर आया। दूसरी चीज क्या है कि चिराग पासवान पशुपत कुमार पारस जी जो हैं ये बीजेपी से अलग हटने के बावजूद कभी भी नीतीश कुमार के खिलाफ तल्ख रवैया नहीं अपनाया, जबकि चिराग पासवान ने अपनाया। तो आज क्या है कि भाजपा के साथ साथ नीतीश कुमार भी चिराग ये पशुपत पारस को मौन समर्थन दे रहे हैं। तो जब इनके पास दो दो ढाल है तो आप ही बताएं कि कैसे इनको नजरअंदाज किया जा सकता है। ठीक है, इनके दावा में सीटों का क्या, एक दो सीट आगे पीछे चलता रहता है, लेकिन इनकी अहमियत कम नहीं होगी। बड़ी आखिरी सवाल होगा बड़े करीब से, क्योंकि चिराग पासवान को समझना जरूरी है, उनकी सियासत को समझना जरूरी है। मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में बहुत करीब से देखा है आपने चिराग पासवान की पूरी सियासत को, और जाहिर तौर पर जो लंबा कई दशकों का अनुभव है राजनीति में आपका, रामविलास पासवान की भी सियासत को। कहां से उनकी पार्टी टूटी, आशीर्वाद यात्रा पूरे बिहार में चिराग पासवान घूम रहे थे, नीतीश विरोध की मुखर आवाज थे, और फिर धीरे धीरे किस तरह से सांगठनिक स्तर पर उनको नुकसान होता गया। कई लोगों को उन्होंने अपनी पार्टी से निकाल दिया, कई लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, कई लोगों ने पार्टी छोड़ दी, और फिर अब ये स्थिति और परिस्थिति पूरी तरह से साइलेंट मोड में है, सक्रियता कम हो गई है। राजनीतिक भविष्य संकट में है क्या? और चिराग पासवान की जो राजनीतिक शैली है, कार्यशैली है, क्या इसके लिए वो भी जिम्मेवार है? देखिए, जब किसी भी पार्टी के अंदर जो बातें आप कह रहे हैं वैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वो सहसा नहीं होती, कोई ना कोई तो कारण होता है। मान लीजिए हमारा आपके बीच का संबंध बहुत मधुर है, थोड़ी सी तलखी अगर आ गई तो बात तो दोनों तरफ से हुई होगी, तो कहीं ना कहीं कोई बात है, कोई विवाद है, तभी तो ऐसी स्थिति। अब रही बात कि भाई चिराग पासवान की कार्यशैली, तो जैसा लोग कहते हैं कि मतलब दो चीजों की कमी है। एक तो विश्वास, किसी भी संगठन को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए अपनी टीम पर भरोसा करना बहुत जरूरी होता है। अपने कार्यकर्ताओं को जो है ऊर्जान्वित करके रखना बहुत जरूरी होता है। टीम में सबको पर्याप्त तरजीह मिलनी चाहिए। टीम का एक एक वर्कर जो है उसको सम्मान मिलना चाहिए। तो ऐसी चर्चा बाजार में है कि मतलब बहुत सारे वर्कर हैं जो वहाँ पर बहुत कहते हैं कि सम्मान की कमी है, अवसर की कमी है, सिलेक्टेड लोगों के बीच बातें हो रही हैं। तो ये सारी चीजें तो हैं और इन्हीं वजहों से जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। दूसरी बात यह है कि ठीक है, शुरू में उन्होंने बहुत अभियान चलाया, बिहार में कई घटनाओं पर वो घटना स्थल पर गए, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो उनके विरोधी है वो ये सवाल उठाते हैं कि आप ये बताएं कि साहब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये एजेंडा बहुत अच्छा है, बिहार के लिए तो हर कोई, हर बिहारी चाहेगा कि ये हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे मामले आए जहां पर उन्होंने प्रदेश की बात तो की, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के लिए कैसे क्या किया जाए उस पर वो मुखर होकर के उतने तरीके से काम नहीं कर पाए जो उनको करना चाहिए था। ये लोगों की शिकायत है कि मान लीजिए केंद्र की राजनीति में प्रधानमंत्री के बहुत नजदीक माने जाते हैं, तो बिहार के हित, बिहार के विकास के लिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जहां उनको मुखरता के साथ अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी, उसकी कमी दिखाई पड़ रही है। ये चीज इस पार्टी के और संस्थापक अध्यक्ष और उनके पिता रामविलास पासवान में नहीं थी। आज भी रामविलास पासवान का जो योगदान है बिहार के लिए, कई ऐसी चीजें हैं जो धरातल पर दिख रही हैं और लोग इसलिए उनकी प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया। जैसे आप हाजीपुर में देख लीजिए, पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर उठा के ले आना कोई साधारण बात नहीं है। बरौनी रिफाइनरी को देख लीजिए। तो ये सारी चीजें हैं जो उन्होंने किया। तो सिर्फ बिहार की बात करना, लेकिन जहां अगर आपके हाथ में ताकत है और आप बिहार को कुछ उसका हक नहीं दिला सकते हैं, बिहार में बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं ला सकते हैं, तो सवाल उठता है कि फिर किस तरह की राजनीति हो रही है। तो ये दोनों अर्थों में जो है आप देख लीजिए तो थोड़ी कमी मुझे दिख रही है और यही वजह है। हालांकि मैं उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़ा नहीं कर सकता। युवा हैं, सक्षम है, उनके चाहने वालों की संख्या भी अधिक है, तो इसलिए भविष्य तो उनका ठीक ठाक ही है। लेकिन राजनीतिक शैली, राजनीतिक रणनीति और संगठन को और चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए जो है जो काम करना चाहिए उस काम में मुझे कमी दिख रही है। चलिए, तो हमारे साथ
बिहार के जाने माने पत्रकार जयकृष्ण सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।